नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम हेल्थ शो, जो कि एक फ़ोन इन प्रोग्राम है। दोस्तों, हमारा जो आज का युवा वर्ग है वो इस रैट रेस में फंसता जा रहा है। अक्सर मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाता है। वजह कोई भी हो सकती है, हो सकता है वो माता पिता का प्रभाव हो, सोशल मीडिया का प्रभाव हो, करियर की चिंता हो, पढ़ाई की चिंता हो, रिलेशनशिप हो, सब्सटेंस यूज़ हो, या फिर बदलती जीवन शैली। दोस्तों, ये जो मेंटल हेल्थ है ये सिर्फ मेडिकल टर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि आजकल सोशल अवेयरनेस का एक बहुत ही विशेष मुद्दा बन चुका है। सो ज़रूरी है इस विषय पे सही जानकारी और सही समय पे सही उपचार। इसी विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर असीम मेहरा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, पीजीआई चंडीगढ़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं भी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। सर, मैं आपको बता दूं ये फ़ोन इन प्रोग्राम है, तो हम कोशिश करेंगे इस कन्वर्सेशन के अलावा हमारे दर्शक हैं जो स्टूडियो से बाहर हैं वो हमें फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से प्रश्न पूछ सकें और कोशिश करेंगे उनकी क्वेरीज़ को हम एड्रेस कर सकें। सो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर 9417242224 पे कॉल कर आप अपने सवाल सीधे तौर से हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। लैंडलाइन नंबर भी है, नोट कर लीजिए 0172269037। सो शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की। सर, मेंटल हेल्थ जो मुझे लगता है कि आज से कुछ समय पहले एक टैबू था, लेकिन आजकल लोग बहुत अवेयर भी हैं। इसके साथ ही आज का जो युवा वर्ग है बहुत ही तेज़ी से शिकार हो रहा है मेंटल स्टेट का या मेंटल समस्याओं का। क्या वजह लगती है सर आपको इसकी? युवा वर्ग में खासकर जैसे कि स्टूडेंट हैं या कॉलेज गोइंग विद्यार्थी जो हैं, उनमें मानसिक तनाव देखा गया कि लगातार बढ़ता जा रहा है या उनके जो नंबर ऑफ केसेस हैं आ रहे हैं। और उसके जो मुख्य कारण हैं कि स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस का, जैसे कि एकेडमिक पढ़ाई में एक तरह का दबाव रहना, या एक बदलता युग जिसमें सोशलाइजेशन, जैसे कि लोग सोशल ऐप्स पे रहते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या व्हाट्सएप ग्रुप, इस तरह की चीज़ें, इनका अधिक ज़िंदगी में प्रभाव पड़ना, साथ में जो परिवार का एक तालमेल रहता था उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और भावनात्मक रूप से भी देखा गया है कि युवा खासकर एक भावनात्मक चीज़ों का भी ये पीड़ित या उससे उनकी समस्याओं से ज़्यादा प्रभावित पाए गए हैं। और ये मुख्य कारण है कि युवा जो विद्यार्थी हैं उनमें ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया के प्रभाव की आपने बात करी है, ये जो भावनात्मक आपने एक रूप दिया है इसको, एक सेंस ऑफ होपलेसनेस है आज के टीन में, और एक्सेप्टेंस नहीं है, और एक अनहेल्दी कंपटीशन फील होता है खासकर सोशल मीडिया की वजह से। इसको आप कैसे देखते हैं सर? सोशल मीडिया में खासकर जो युवा हैं वो इस चीज़ से बड़े प्रभावित होते हैं कि कितनों ने उनके कमेंट्स को, उन्होंने पिक्चर या कुछ भी जो चीज़ डाली उस पर कितना लोगों ने लाइक्स किया, कितनों ने सीन किया, या कितनों ने रिएक्ट किया। और उसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो उसमें देखते हैं, उसके साथ वो कंपेयर भी करते हैं कि मेरे साथ वाले की पिक्चर पे इतने कमेंट पे या इतने लाइक आ रहे हैं, या मेरे इतने फॉलोअर्स हैं उसके इतने नहीं हैं। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा मानते हैं या अपने आप को एक अलग सा महसूस करते हैं। दूसरा क्या है कि सोशल मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उनसे खासा प्रभावित होते हैं और ज़िंदगी में अपने आप को उसी प्रारूप में या उसी रूप से देखते हैं और उसी तरह से ढलने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्या है कि सोशल मीडिया या डिजिटाइजेशन से हुआ क्या है कि 1-to-1 इंटरेक्शन, जिसमें कहते हैं कि लोग आपस में बात करते थे। बिल्कुल सर, 1-to-1 इंटरेक्शन जो है इसमें काफ़ी कमी आई है। ये बहुत ही डाइवर्स और वास्ट टॉपिक है, ये हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। एक कॉल है सर हमारा, पहले कॉल ले लेते हैं। जी, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो। हेलो जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम राहुल है जी, मैं भिवानी से बात कर रहा हूँ। राहुल जी, भिवानी से। क्या उम्र है आपकी? मेरी 38 है जी। ठीक है, तो आप काम करते हैं? जी जी। तो आपको पता है आज का टॉपिक क्या है? जी जी पता है मैडम। डॉक्टर असीम मेहरा पीजीआई चंडीगढ़ से, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री से हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपका सवाल सुन सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी।
डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि मेरा बेटा है 10th क्लास में हम्म, और वो एग्रेसिव बड़ा जल्दी हो जाता है। हम्म, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? वो मतलब बार बार उसको बोलते हैं, प्यार से समझाते हैं, तो फिर उसके बाद दोबारा फिर 2 दिन बाद फिर दोबारा वैसे हो जाता है। हम्म। तो ये इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए सर? ठीक। राहुल जी, जैसे आपने पूछा कि आपका बच्चा 10th क्लास में है और उसको गुस्से की समस्या है, मतलब एग्रेसिव मीन्स कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या हम एक सिंपल जी भाषा में कि चिड़चिड़ापन उसको हो सकता है। जी जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। चिड़चिड़ापन या गुस्सा होने के ना काफ़ी अलग अलग कारण होते हैं। जी चिड़चिड़ापन होने का जो मुख्य कारण हो सकता है कि आपका बच्चा डिप्रेशन से पीड़ित हो, तो उसमें चिड़चिड़ापन ऐसी ज़्यादा। नहीं नहीं, ऐसी स्थिति तो नहीं है सर, ऐसी तो नहीं है। देखिए, ये आपका देखने का नज़रिया है, और जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं उनका अपना देखने का जी नज़रिया होता है। जी माँ बाप उसको अपने तरीके से चीज़ों को देखते हैं और जज करते हैं। और इसलिए जी मैंने आपसे कहा कि चिड़चिड़ापन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है। चिड़चिड़ापन हो सकता है कि उसके स्वभाव में आ गया है, या जी चिड़चिड़ापन हो सकता है कि वो उसकी चीज़ों को आप नहीं समझ पा रहे हैं और वो उसको जी किसी तरह से कन्वे नहीं कर पा रहा है, तो उसका इनडायरेक्ट वे में वो गुस्से में कन्वे कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डिप्रेशन से, उसको हमें काफ़ी तरीक़ों से और काफ़ी चीज़ों से समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए जी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो होते हैं उनके पास ले जाने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा किसी बीमारी से तो पीड़ित नहीं चल रहा है, या किसी फैमिली में या किसी प्रकार के तनाव से तो नहीं गुजर रहा है, या किसी जी प्रकार के जैसे बच्चों में आपसी संबंध या किसी प्रकार के एकेडमिक दबाव से तो नहीं चल रहा है। तो हमें बच्चे को विस्तार से समझने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। और अगर उसी तरीके से कई बार होता है कि इंसान नशे, इस उम्र में खासकर बच्चे नशे भी करने लग जाते हैं, एक वो भी कारण होता है। तो हमें हर जी तरीके से बच्चे की डिटेल में समझने की, जानने की ज़रूरत है, और उसके अनुरूप हमें फिर उसका इलाज करना है। उसके अनुरूप ही हम कहेंगे कि हाँ, उसको ये इस प्रकार की इलाज, इस प्रकार की थेरेपी काम करेगी। मैं अभी आपको कह दूँ, ऐसा नहीं होता है। हर बच्चा यूनिक होता है, और हर बच्चे का जी एक्सप्रेस करने की कोई भी चीज़ या भावना, हम जिसको कहें अग्रेसिव कहें, वो अलग तरीके से उजागर होती है। तो हमें इसलिए उसको थोड़ा विस्तार में देखने की ज़रूरत है। तो सर, अभिभावकों को क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या चीजें उनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अग्रेसिव ना हो एज ए पेरेंट्स? अभिभावक के लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर कभी भी लगे कि हमारे बच्चे में किसी प्रकार की तब्दीली, व्यवहार में किसी प्रकार का भी बदलाव आ रहा है, तो सबसे पहले है कि आप उनसे बात करने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें कि वो किस प्रकार की समस्या या तनाव से तो नहीं गुजर रहे हैं। हो सकता है कि उनको स्कूल में, हो सकता है उनके फ्रेंड सर्कल में, हो सकता है परिवार में, या हो सकता है वो किसी प्रकार की ऐसी समस्या से जहाँ पे बुलिंग हो रही हो बच्चे की। ना कई बार बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो जी हमें समझने की उसको कोशिश करनी चाहिए। अगर अभिभावक ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। बिल्कुल भी ऐसा जी ना समझे कि हमारे साथ भेदभाव होगा, हमें लोग खासकर हरियाणा में बोलते हैं पागलों का डॉक्टर है, या है ना, तो जी हमारे बच्चे को पागल तो नहीं बोलने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। अगर आप ऐसा कोताही बरतेंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो आपके बच्चे की जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो बच्चा कर सकता है ज़िंदगी में, उन चीज़ों में कमी आएगी और वो कर भी नहीं पाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि अभिभावक उसको समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, उनको लगता कहीं परेशानी है, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सहायता लेने में बिल्कुल भी पीछे ना हटें। जी जी, ओके सर, सर राहुल थैंक यू। जी, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि फिज़िकल जी फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस भी उतनी ही ज़रूरी है। आप पारिवारिक सहयोग दीजिए बच्चे को, और ज़रूरत पड़ने पे हेल्थ प्रोफेशनल्स को ज़रूर मिलिए। धन्यवाद। सर, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, तो आप थर्ड फैक्टर के बारे में बता रहे थे। हाँ, जिसमें मैं बता रहा था कि आजकल युवा जो है, खासकर 8th 9th 10th में हम देखते हैं, या कॉलेज में भी बच्चे क्या हैं कि सिर्फ उनका जो फ्रेंड है कौन है, सोशल मीडिया है। जी जो फिजिकल रूप में अपने वो पीयर ग्रुप के साथ ना तो कोई गेम खेलते हैं, ना कोई इसी प्रकार के इंटरेक्शन करते हैं। और उन्होंने आजकल एक नई टर्म यूज हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो उन्हीं के, वही उनके दोस्त हैं, वही उनके मित्र हैं, वही उनके अभिभावक हैं, और वो उन्हीं से गाइडेंस लेते हैं, उन्हीं से सीखते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उससे क्या होता है कि उनको, बच्चों में एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि सामने वाला मुझसे बात कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन है, तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे नहीं करना है।
या सामने वाले ने मुझे कोई चीज़ मना की है तो मुझे उसको समझ, जो पहले लोग एक दूसरे के साथ खेल कर एक दूसरे से बात करके चीज़ों को समझते थे, तो उससे क्या है कि ये एक डिजिटाइजेशन आई है जिससे एक सोशल आइसोलेशन हम जिसको कहते हैं, अकेलापन जिसको कहते हैं, या लोनलीनेस हम जिसको कहते हैं, वो बच्चों में आ गया है। या एक हम जिसको कहें कि एक आर्टिफिशियल इंसान क्रिएट हो गया है या बच्चे क्रिएट हो गए हैं जो एक अपनी ही दुनिया में रहते हैं और उनको दूसरे समाज से या किसी भी प्रकार की परिवार से, अपने जो सगे संबंधी हैं या अपने मित्र हैं या स्कूल में टीचर हैं, उनसे किसी प्रकार का भावनात्मक रूप से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सर, पढ़ाई के प्रेशर की बात करते हैं, हमारे टाइम पे भी ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था, 10th बोर्ड्स है, 12th बोर्ड्स है, इसके बाद ज़िंदगी बदल जाएगी, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जो बच्चे इसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वो पीछे रह जाएंगे, बाकी आगे निकल जाएंगे। तो हम लोग स्ट्रेस में नहीं आते थे क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसी थी। आज के बच्चे बहुत कोमल हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है उनमें किसी चीज़ की, खास करके फेलियर की, और ये जो हेल्दी कंपटीशन है इसको भी बहुत अनहेल्दी तरीके से लेते हैं। वजह कंपटीशन इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं, स्कूल भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ये कितनी बड़ी वजह लगती है आपको? ये आपने जो पूछा कि बच्चे दूसरों को देख के एक दबाव में रहते हैं, कई बार उनका खुद का दबाव भी होता है कि मुझे ये करना है, क्योंकि वो अपने आप को कंपैरिजन करते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ, या कई बार पेरेंट्स का उन पे दबाव रहता है कि आपको इतने नंबर लेके आने हैं या आपको इस प्रोफेशन में जाना है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे एक ऑटोमेटिक एक सेल्फ उनके एक्सपेक्टेशन या सेल्फ उनका एक चलता रहता है, और वो इस चीज़ के बारे में किसी से ना तो बात करते हैं ना वो उतना सहज होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं पेरेंट्स से बात करूँगा या करूँगी तो पेरेंट्स ने तो ये बोलना है कि जैसे आपने कि हमारे टाइम में ऐसा होता था तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर आप वो बोलेंगे हमें चिड़चिड़ापन या उदासी चल रही, वो कहेंगे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहज भी महसूस करते हैं इस तरह की बातें करने में। कई बार स्कूल से उनको एक प्रेशर अलग से चलता है कि आपने इतने नंबर नहीं लिए तो हम आपको इस सेक्शन में चेंज कर देंगे। एक तीसरा कि मीडिया ने जो हाईलाइट कर दिया है, इतने नंबर आए बच्चे को, ये एक फर्स्ट रैंक आई, इतने स्कोर किए, 700 नीट में जैसे 700। तो बच्चे का क्या है कि एक अपने आप से भी कंपटीशन हो गया कि हेल्दी कंपटीशन नहीं रहा है कि मुझे ये इतना एक करना है, नहीं करना है। तो उसकी वजह से क्या है कि वो अपने आप में एक तनाव में रहते हैं, और उस वजह से बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक बीमारियों से या मानसिक तनाव से जूझते रहते हैं। सर, कुछ केसेस में पेरेंट्स का भी ये कहना होता है कि वो बहुत सपोर्टिव हैं अपने बच्चों को लेके, उनके करियर को लेके, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके, बहुत सोशल भी हैं। तो वो पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि क्या वजह है बच्चों के असहज महसूस करने में। पेरेंट्स क्या है कि बच्चों को अपने तरीके से देखते हैं, वो कभी भी अपने आप को बच्चे के लेवल पे जाके उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं या उससे उस तरीके से बात नहीं करते हैं। या हमारे अंदर जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी सोशल टैबू, जिस आपने वर्ड यूज़ किया, या सोशल स्टिग्मा हमारे अंदर भी रहता है, और हम भी बच्चे के एक गार्जियन बन के कहीं ना कहीं कंपटीशन कर रहे होते हैं समाज से कि मेरे बच्चे ने अगर फर्स्ट रैंक नहीं लेके आया या 90% नहीं लेके आया तो मैं समाज में जाके क्या मुंह दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अपने आप को एक कंपटीशन साथ चल रहा होता है उनका, बच्चों का कम चल रहा होता है, पेरेंट्स का ज़्यादा चल रहा होता है कि मेरे बच्चे ने तो ऐसा करना है, मेरे बच्चे ने डॉक्टर बनना है, मेरे बच्चे ने इंजीनियरिंग बनना है। तो समस्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लेवल पे है, समस्या हमारे अभिभावक जो हैं या गार्जियन जो है वहाँ पर भी है, क्योंकि हमें बच्चों को जिस लेवल पे जाके समझना चाहिए, बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बच्चों को जिस प्रकार से कम्युनिकेट करना चाहिए, या बच्चों को हमें जितना टाइम देना चाहिए, वो आजकल के समाज में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स या तो वर्किंग हैं या बच्चों को आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में ट्यूशन पे डाल देते हैं। जो आपके अपने टाइम में याद करें कि ट्यूशन के नाम पे पेरेंट्स खुश नहीं होते थे, कमजोर बच्चे ट्यूशन जाते थे, ऐसे बोलते थे कि हाँ कि मेरा बच्चा ट्यूशन नहीं जाना चाहिए। पर आज के टाइम में पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। दूसरा क्या है कि आपने देखा होगा कि सेकंड थर्ड क्लास में ही बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, पर वो स्कूल के अलावा एक अलग से उनका कोचिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स खुद इतने दबाव में हैं कि उसको समझना और उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े, ना कि नकारात्मक पड़े। बिल्कुल सर, एक और वजह है, आई एम नॉट श्योर कि वो डेफिनेट या इनडेफिनेट रीज़न है एंजाइटी का, स्ट्रेस का, एक जो अच्छा लगना और अच्छे दिखने की होड़ है
अच्छे कपड़ों की होड़ है और अच्छे मकान में रहने की और अच्छे गाड़ी में आने की, ये आजकल टीन्स में भी है? जैसे बच्चों में एक रोल मॉडलिंग जिसको हम कहते हैं ना, उसका बड़ा एक प्रचलन हो गया है कि जैसे मैंने बताया कि वो देखते हैं कि मैंने फ़ोटो कोई डाला तो मेरे को लाइक नहीं आई, तो नाउ दे स्टार्टेड कि नहीं मैं अच्छा नहीं दिख रहा था या दिख रही थी या मेरे लुक लोगों ने पसंद नहीं किया, तो वो उसको परेशान होकर और ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। उसमें जैसे कई बार इम्पल्सिव बाइंग भी करते हैं या कपड़े इस तरह के लेके आएंगे, अपने आप को मेकअप या उस तरह जो पहले बच्चे नहीं करते थे। पहले बच्चे खेलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, पर आज की हमें दिखना ऐसा है थैंक्स टू सोशल मीडिया। हाँ, तो क्योंकि वो सोशल मीडिया में जो दिखता है उनको लगता है कि यही ज़िंदगी है और यही सच्चाई है कि यहाँ पे अगर मुझे 10 लोग पसंद कर रहे हैं तो यही सच्चाई है कि मैं 10 लोगों में मैं मशहूर हूँ या लोग मुझे पसंद करते हैं। इट मीन्स कि मैं सही में अच्छा या अच्छी हूँ। पर हम बच्चों के साथ बैठ के कभी भी इस तरह की बातें नहीं करती कि अच्छा है क्या चीज़, कि क्या चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, क्या नहीं है, कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार से कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन किसे कहते हैं, हम बच्चों के साथ वो बात ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ जो सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, जो चीज़ वो कर रहे हैं, तो वही वो उनको अपनी असली ज़िंदगी लगती है और उसी तरह से व्यवहार करते हैं। सर, बदलती जीवन शैली, लाइफस्टाइल की भी आपने बात की, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो रैट रेस है इसमें बदलती जीवन शैली है, जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, सब कुछ रेडीमेड, तो हमारा फूड हैबिट्स भी कहीं ना कहीं बदल चुका है, एडल्ट्स का भी, तो उस वजह से बच्चों का भी। क्या ये भी वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल, मानसिक बीमारियां, मानसिक तनाव होने का एक प्रमुख कारण है कि अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, अगर हमारा फूड हैबिट अच्छी नहीं है, तो एक प्रमुख कारण है जिसमें ये बीमारियां या मानसिक तनाव ज़्यादा पाया जाता है। आज के समय में क्या है, सोने का कोई समय नहीं है, बच्चे रात तक मोबाइल देखते हैं, या हर घर में ऑलमोस्ट खाना जो है कि लेट नाइट तक खा रहे हैं, 9-10 बजे, मतलब मीन्स कि वो नाइट एक तरह से लाइफस्टाइल नाइट वाला हो गया, नाइट कल्चर एक हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी दूसरा, जिसमें कि पहले की बजाय अब लोग मोबाइल में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तीसरा, जो पहले बच्चे आपस में खेलते थे, जो मैं पहले भी बताया कि अब बच्चे आप पार्क में देखेंगे, ग्राउंड में देखेंगे, बच्चे उस तरह की गेम्स खेलना ही, अगर वो सिर्फ अगर बैठे हुए पार्क में आप देखेंगे 2 बच्चे, दोनों के पास 2-2 मोबाइल में लगे होंगे, तो उनका जो इंटरेक्शन है, उनकी जो ज़िंदगी है उस मोबाइल में या डिजिटल में ही एक समावित हो गई है कि वहीं पे है बस। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए इनका हमारे जो असल में मानसिक, या हम जिसको कहते हैं ना साइकोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को तो नुकसान कर ही रही है, साइकोलॉजिकल हेल्थ को बुरी तरह से डैमेज करती है। इसीलिए कुछ नई टर्मिनोलॉजी भी आई है साइकेट्री में, जैसे कि डिजिटल एमनेजिया, कि सिर्फ सोशल मीडिया को देख रहे हैं, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो डेवलप नहीं हो रही है, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबीज में भी है। न्यू बॉर्न बेबीज में तो हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन डेवलप होता है पैदा होने के बाद 6 साल तक धीरे धीरे डेवलप होता है, लेकिन जितना जल्दी हम बच्चे के हाथ में मोबाइल या स्क्रीन दे देंगे, उतना ज़्यादा सीवियरिटी या उतना ज़्यादा उसके मस्तिष्क के जो डेवलप होना चाहिए उस पर असर आएगा, उसको उतनी ज़्यादा मानसिक बीमारियां होंगी, उसको उतना ही ज़्यादा सोशल लाइफ में या एकेडमिक में, स्कॉलेस्टिक हर चीज़ में वो कहीं ना कहीं पीछे रहेगा। सर, एक मेरा ये पर्सनल सवाल है, जो हम 90s किड्स हैं, जो सोशल मीडिया में शायद मिलेनियल्स कहते हैं इनको, हम लोगों में फैमिली वैल्यूज़, एक डर, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था पेरेंट्स के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं होते थे पेरेंट्स के जिस मुकाबले में हम लोग करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी वो वैल्यूज़ और इमोशनल स्टेबिलिटी इंटैक्ट थी। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं सर, ये इमोशंस से थोड़ा दूर हैं, ये कतराते हैं इमोशन से, प्रोटेक्टिवनेस से, पोजेसिवनेस से, इमोशन से ये भागते हैं। क्या वजह है सर ये? देखो, पहले क्या था कि ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और कज़न ब्रदर सिस्टर इकट्ठे रहते थे, या गांव में क्या था कि लोग अगर साथ में जो है वो चाचा ताऊ या ऐसे, मतलब इस तरह से एक तालमेल में इकट्ठे रहते थे, तो जिससे क्या था कि पेरेंट्स पे उतना दबाव नहीं था। आज के टाइम में क्या है कि पेरेंट्स अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में, माँ बाप ही हैं, उनकी भागदौड़ अपने से भी है, उनका कंपटीशन खुद भी कर रहे हैं वो, और वो बच्चों को भी वही सेम लेवल का कंपटीशन दे रहे हैं।
कि आपको ये करना है। दूसरा, पहले में जैसे मैंने बताया कि किसी तरह का डिजिटल मीडिया था ही नहीं, तो उस समय क्या था कि लोग ज़्यादातर समय कहाँ व्यतीत करते थे, एक दूसरे के साथ बात करने में, गेम खेलने में। तीसरा क्या था कि पहले प्रोसेस फूड वाली चीज़ें, अब 90 की बात करें, उस समय आप किसी से पूछ के देखना कि उन्होंने कभी पिज़्ज़ा बर्गर, वो कहेंगे हमने देखा ही नहीं क्या होता है। उनके लिए पिज़्ज़ा बर्गर 2 रोटी बनाई, उसमें उन्होंने कुछ डाल दिया, वही उनके लिए पिज़्ज़ा और बर्गर था। तो आज लेकिन आजकल बच्चा 6 महीने का नहीं होता, उसको पिज़्ज़ा बर्गर टेस्ट कराना शुरू कर देते हैं। तो प्रोसेस फूड आज की एक ज़िंदगी, उनका एक रूटीन वही है कि हमने प्रोसेस फूड ही खाना है। तो कहीं ना कहीं वो जो मॉडर्नाइजेशन आया है, डिजिटलाइजेशन आया है, उसके एक अच्छी जो प्रभाव होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, बल्कि हमने उससे नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आ गया। सर, एक और वजह है, युवा वर्ग में बहुत जल्दी इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन होती है, वो विच इज़ नॉर्मल। रिलेशनशिप्स जो है, इस वजह से भी बहुत से बच्चे जो हैं वो एंजाइटी और स्ट्रेस में होती हैं। जैसा मैंने बताया कि जब लोग सोशल मीडिया, डिजिटल या इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं या एक दूसरे के इमोशंस को रीड नहीं कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो एक सामने वाले के हम फेशियल रिएक्शन देखते हैं, सामने वाले के हाव भाव देखते हैं, और जब हमारे पेरेंट्स या टीचर हमें धमका रहे होते हैं तो हमें एक समझ में आ रहा होता है कि हाँ, कि वो प्यार से कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं। तो हमारी एक इमोशनल रीडिंग, जिसको हम कहते हैं, भावनात्मक रूप से अटैच होते हैं। अभी वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि हम डिजिटल जो देख रहे हैं, हम जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करेंगे, वो आपको एकदम से वो आपको सिर्फ वो चीज़ें बताएगा जो आपको पसंद है, वो चीज़ें नहीं बताएगा जो नहीं पसंद है। तो आपकी अटैचमेंट, अट्रैक्शन कहाँ है, वहाँ पर है। तो सेम जब वो किसी रिलेशन में या किसी भी प्रकार के रिलेशन में जब जाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है या फ्रेंड्स में है या स्पाउस के, जो भी किसी, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे वो उम्मीद करते हैं कि वो जो चाह रहे हैं वैसा ही एक रिस्पॉन्स आए, पर ऐसा तो होता नहीं है। हर इंसान अपने तरीके से रिएक्ट करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। इससे पहले हम एक कॉल ले लेते हैं, हमारे दर्शक जुड़े हैं साथ। जी, आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। जी नमस्ते, मेरा नाम करिश्मा है। करिश्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं हरियाणा से बात कर रही। ठीक है, आपकी उम्र मैं पूछ सकती हूँ करिश्मा जी? जी, मेरी उम्र भी 28 साल। ठीक है, तो आपका जो सवाल है और जो भी समस्या है वो आपके लिए है या आपके किसी रिलेटिव फ्रेंड के लिए? नहीं, मेरे लिए है। ठीक है, तो जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर असीम मेहरा, पीजीआई चंडीगढ़ से, वो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और आपका सवाल सुन सकते हैं। जी जी, मैं पूछूं सवाल? हाँ जी, पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जब हम लोग कंटिन्यूअस ऐसे स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो कभी कभी वो स्ट्रेस ना पैनिक में बदल जाता है। अचानक से बहुत ज्यादा पैनिक होना, एंजाइटी होने लगना, फिर उस वक्त लगता है कि क्या करे कि तुरंत वो बस उस मोमेंट पे वो ना पैनिक या फिर वो एंजाइटी शांत हो जाए। उस टाइम पर ऐसा क्या करना चाहिए? ठीक है, आपने जैसे बताया कि कंटिन्यूस स्ट्रेस में जब हम रहते हैं तो उसके बाद कभी कभी बीच में एक तरह का मतलब उसका असर ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से आपको एंजाइटी या एक पैनिक की आप हो जाते हैं। पैनिक अटैक टाइप। हाँ, तो पैनिक अटैक एक तरह की मानसिक बीमारी होती है, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आपको पैनिक अटैक ही है लेकिन हाँ, कि जब भी ऐसा स्ट्रेस इंसान को रहता है ना, तो एक लेवल पे हर इंसान क्या होता है कि हमारे अंदर एक मैकेनिज्म चलता है कि उसको हम कितना कोप अप कर पाते हैं, और जब वो स्ट्रेस लेवल उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे लिए फिर वो मानसिक तनाव या मानसिक समस्या बनने लगती है। तो वो किसी भी रूप में आ सकती है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, पैनिक अटैक में। तो जैसे आपने बताया कि हो सकता है वो आपको पैनिक अटैक हो रहे हैं, उसमें पैनिक अटैक में क्या होता है कि कुछ देर के लिए एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, पैल्पिटेशन होगी, ऐसा लगेगा जिंदगी मेरी जान निकलने वाली है, पसीने आ जाएंगे, और वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। तो देखो, अगर इसमें सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से थोड़ी शुरू में दवाइयाँ अगर सीवियरिटी ज़्यादा होती है तो हमें दवाई की मदद लेनी चाहिए, दवाइयों से थोड़ा उसका असर आता है। अगर सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की है, जिसको हम माइल्ड मॉडरेट बोलते हैं हमारी टर्म में, अगर उतनी है तो हम फिर उसमें कई बार दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। हमें थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन को दूर करने के लिए कुछ एक्सरसाइज, जिसको हम माइंडफुलनेस टेक्निक, या अगर हम सिंपल भाषा में कहें ध्यान या योगा से जो रिलेटेड एक्सरसाइज होती हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती हैं, वो हमें करनी चाहिए,
जिससे इसका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, खासकर जिसमें इंसान थोड़ा हल्के स्ट्रेस में रहता है, थोड़ा माइल्ड डिप्रेशन में रहता है, या थोड़ी हल्की फुल्की जिसको एंजाइटी होती है, उनका इन चीज़ों पे जो मैंने बताया, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खाने पे और रिलैक्सेशन टेक्निक, कोई भी जो भी इंसान को सूटेबल लगती है, कि मान लो ध्यान है, कोई इस तरह की डीप ब्रीदिंग है, या जिसको हम कहते हैं कि काउंटिंग है, रिवर्स काउंटिंग, तो वो अलग अलग टेक्निक हर इंसान पे एक जैसी फिट नहीं होती, अलग अलग, तो वो इंसान को समझ में आ जाता है कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट है, तो वो करनी चाहिए। तो उसका बड़ा सकारात्मक असर आता है इन चीज़ों पे। करिश्मा जी, कोशिश कीजिए कि जो आपकी एंजाइटी है उसको डाइवर्ट कीजिए अपने किसी भी तरीके की डाइवर्जन से, वो कोई टेक्निक भी हो सकती है, और कोशिश कीजिए कि उसको पैनिक तक ना आने दीजिए। अगर पैनिक होता है तो डू कंसल्ट योर हेल्थ प्रोफेशनल। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। शुक्रिया करिश्मा जी। शुक्रिया। तो सर, हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप की, आप बता रहे थे कि क्या वजह है, एक्सेप्टेंस में इशू है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि आज के समय में क्या है कि हम एक जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है उससे बहुत दूर हो गए। हम समझते ही नहीं है कि इमोशनल रिएक्शन क्या है, या सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशन है। हम अपनी एक्सपेक्टेशन अच्छे से जानते हैं पर सामने वाले की नहीं जानते हैं। दूसरा क्या है कि हमारी ब्रिंगिंग ऐसे होती है कि हम उसमें रिलेशन वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई है। कि पहले हम बच्चे आपने देखे होंगे कि गांव में या शहरों में जो भी होते थे सबको एक रिलेशन से बुलाते थे, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, ऐसे। आज के समय में वो चीज़ें बॉन्डिंग ख़त्म हो गई है, तो इसलिए रिलेशन में अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है कि हम कहीं ना कहीं सामने वाले की ना तो भावनाओं को समझ पाते हैं, ना एक्सपेक्टेशन को समझ पाते हैं, और ना हम उस तरह से रिएक्ट कर पाते हैं जिस तरह से हमें सामने वाले को समझ के करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। सर, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो बाइट के थ्रू। लाइफ बहुत बिजी हो गई है, वर्किंग लोड हदों ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਈ कंज्यूम कर रहा है। युवाओं में काफ़ी तनाव महसूस करते हैं, क्योंकि एक तो पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है, और जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होती है फिर कमाई का प्रेशर होता है, और फिर फैमिली का प्रेशर होता है। तो ये सब चीज़ों के कारण आज की युवा जो पीढ़ी है उसके अंदर काफ़ी तनाव महसूस होता है। जी सर, प्रेशर की बात करी है कि पहले पढ़ाई का प्रेशर है, और मैं भी ये पूछना चाह रही थी कि उसके बाद करियर मेंटेन करने का प्रेशर है, फिर फैमिली का प्रेशर है। बिल्कुल ठीक बात है कि हमारा आज के समय में बच्चों पे पढ़ाई का इतना असर रहता है कि एक तो जैसे कि अपने आप से कंपटीशन है, दूसरा बच्चों ने पेरेंट्स का उनके ऊपर असर है, तीसरा स्कूल का उनके ऊपर है कि आपको इतना परफॉर्म करना ही है। समस्या यहाँ पे ये है कि हम एक तो बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। कई बार बच्चे स्कूल में अगर एकेडमिक में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो हमें समझना होगा कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हो सकता है वो किसी लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिफ़िकल्टी से, जैसे कि मूवी में दिखाया गया था आमिर खान की जो तारे ज़मीन पर। तो हमें बच्चों को समझना होगा कि बच्चा क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, बच्चा क्यों पीछे रह रहा है क्लास में। तो हमें, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने ये एक डायरेक्शन दी है कि हर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, समझना चाहिए, काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, पर जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि अभी भी हमारे स्कूलों में ना तो ट्रेंड, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, और एक किसी स्कूल में है तो एक साइकोलॉजिस्ट है, तो वो सभी बच्चों की कैसे काउंसलिंग करेगा, वो प्रपोर्शन में बड़ा मतलब समस्या है। तो हमें कहीं ना कहीं पहले तो बच्चों को समझना चाहिए वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। दूसरा ये है कि बच्चे पे हम प्रेशर इतना डाल देते हैं कि आपको इतना ये करना है, वो करना है, और हम बच्चे से बात नहीं करते कि उसने क्या बनना है। अब एक बच्चा पेंटिंग या ड्राइंग में बहुत अच्छा है, हम उससे उम्मीद कर रहे हैं वो डॉक्टर बन जाए। तो यहाँ पे समस्या क्या है कि बच्चा जिस चीज़ प्रोफेशन में एक्सेल कर सकता है, जिस प्रोफेशन में अपना अच्छे से ज़िंदगी बसर कर सकता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें जो संसार में जिसको कहते हैं ना कि प्रेज, या जिससे अटेंशन किससे मिलती है, कि हमें जो दिखाया जाता है कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, हम बच्चे की एक्चुअल में जो टैलेंट है उसको इग्नोर करके हम दूसरी चीज़ों, तो हमें कि कुछ मतलब बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लगता है हमें कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर आया कि आप बच्चा
स्कूल पास कर गया है, कॉलेज पास कर गया है, अब क्या है कि बच्चा फिर एक कंपटीशन में है कि मुझे नौकरी करनी है। फिर से यहाँ पे समस्या ये है कि बच्चे को सिर्फ ये दिखाया जाता है कि आपको इस कंपटीशन के लिए लड़ना है, उसकी योग्यता या उसकी कैपेबिलिटी को असेस नहीं किया जाता है। हो सकता है बच्चा की सेल्फ एम्पावरमेंट की अपना कोई बिजनेस में अच्छा कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, हाँ, तो वो नहीं करते हैं। उसको अगर कोई कहेगा सर वर्क प्लेस पे जो स्ट्रेस है ये बहुत ही एक्सटेंसिव इशू है, इसमें मेरे भी कुछ सवाल हैं। उससे पहले सर हम एक दर्शक से बात कर लेते हैं लाइव कॉल के थ्रू। जी आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो जी जी सुन पा रहा हूँ मैं आपको। अपना नाम बताइए। सत्यवान बोल रहा हूँ जी, सिरसा से। सत्यवान जी सिरसा से, क्या उम्र है आपकी? मेरी 28 साल है। ठीक है, तो आपको आज का टॉपिक पता है हमारा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो डॉक्टर जो है हमारे एक्सपर्ट हैं वो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका सवाल सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये बच्चों के ऊपर प्रेशर रहता है करियर का, एग्जाम का, ये जो दोनों का तरीके का प्रेशर होता है, चाहे वो खुद अपने ऊपर इस चीज को बना लेते हैं या फिर उनके पेरेंट्स उनके ऊपर बना देते हैं, वो प्रेशर बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसको किस तरीके से प्रभावित करता है? ठीक है सत्यवान जी, जैसे आपने पूछा कि बच्चे क्या खुद से प्रेशर बना लेते हैं, देखिए ऐसा है, प्रेशर दो तरीके से बन सकता है। एक है कि हम पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स हम उन पे कितना प्रभाव डालते हैं, या एज ए सोसाइटी हम उन पे कितना असर डालते हैं। तो एक प्रेशर उस तरह से आता है कि हम एज ए पेरेंट्स उनको बार बार कुछ चीज़ दिखाते हैं और हम दिखाते हैं कि एक्चुअल में जो कामयाबी है या चीज ये है, तो वहाँ से एक प्रेशर आता है। दूसरा क्या है कि कुछ बच्चे खुद से प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? क्लास में कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, टीचर उसको बड़ा स्टेज पे बुला के बच्चा अच्छे से प्रेज करेंगे, उसको कुछ प्राइज़ देंगे या कुछ किसी तरह से उसको, और फिर वो जब सोसाइटी में आएंगे तो सोसाइटी वाले भी उस बच्चे को प्रेज ज़्यादा करेंगे, उस बच्चे की बार बार नाम लेंगे कि उस बच्चे ने तो ऐसा कर दिया। तो अब बच्चे ने कंपटीशन खुद से स्टार्ट कर लिया कि मुझे उस बच्चे जैसा बनना है या उस बच्चे से ज़्यादा अच्छा करना है, तभी मुझे घर वाले या सोसाइटी वाले या स्कूल वाले मुझे प्यार करेंगे। तो प्रेशर बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता है, तो वो चाहे आपका घर का हो, आपका सोसाइटी का हो, स्कूल का हो, तो वो हमें, मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि हमें बच्चे, हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। हमें बच्चे के अनुसार, बच्चे को जो बच्चे की ग्रोथ है उसके अनुसार और बच्चे की जिस प्रकार के वातावरण में रह रहा है हमें उसके अनुसार बच्चे को समझने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे पे किसी प्रकार का कोई भी दबाव ना आए। सत्यवान जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न उत्तर मिल गया। जी जी जी, धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वर्क प्लेस पे स्ट्रेस की हम बात कर रहे थे। देखिए वर्क प्लेस स्ट्रेस काफ़ी बार यूज़ होता है, मीडिया में भी आता है। वर्क स्ट्रेस का क्या है कि आप वर्क में कई बार बोलते हैं कि हमें सीनियर बड़ा काम देते हैं या हमारा प्रोफेशन में काम ऐसा है, हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, फ्री नहीं हो पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि पहले तो इंसान को कोई भी जब वो किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट का है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि आपका कोई जॉब प्रोफाइल है वो आपके इंटरेस्ट का ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे प्रेशर या स्ट्रेस महसूस होगा। दूसरा क्या है कि आपको कई बार, जैसे बच्चों में होता है वैसे ही वर्क स्ट्रेस में होता है कि वो अपने सीनियर से या जूनियर से खुल के बात ही नहीं करते हैं। अपनी एक एंजाइटी, अपनी खुद का एक डर होता है कि मैं सीनियर के सामने ऐसा बोल लूँगा तो ऐसा रिएक्ट तो नहीं करेगी ना, तो अपनी एक एंजाइटी में रहते हैं। या जूनियर के साथ मैं ऐसे कैसे खुल के बात कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक वो भी कारण होता है कि वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं। तीसरा है कि अगर आप किसी मानसिक तनाव या किसी स्ट्रेस से या किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो वो भी आप अपने वर्क पे अपने साथ के साथीगण हैं उनसे आप खुल के बात नहीं करते हैं। तो ये मुख्य कुछ कारण हैं जिस वजह से इंसान कहीं ना कहीं एक अपने आप में ही अपनी कल्पना के अनुसार वो चीज़ों से बात नहीं करता है या शेयर नहीं करता है, तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में चलता है। जो नई चीज़ें हैं जैसे AI है या मॉडर्न टेक्निक जो है उनका बड़ा यूज़ हो गया है, तो उसमें भी लेकिन वही है कि वो अपने सीनियर से या उस तरह से बात नहीं करते हैं या उस तरह की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बात ही नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़रूरी है कि वर्क प्लेस पे आप सबसे पहले अपने साथ के लोगों से, सीनियर से, जूनियर से बात करना शुरू करें। बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सो बात करना ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। एक और दर्शक सर हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो बाइट के थ्रू।
जी, स्ट्रेस तो आई थिंक आज के ज़माने में ना हर कोई फेस करता है। ऑफिस पॉलिटिक्स या कोई प्रॉब्लम या कोई प्रेशर हो बंदे में या बच्चे में पढ़ाई का, तो हर कोई फेस करता है। ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਕੰਮ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। सर मेरे ख्याल जो दोनों सवाल हैं उनका जिस्ट यही है कि स्ट्रेस हमें हर जगह मिलता है, चाहे करियर है, चाहे घर जाके है, चाहे रास्ते में है। तो कोई ऐसी टेक्निक या लाइफस्टाइल में कोई ऐसा बदलाव जिससे स्ट्रेस कम हो सके? सबसे ज़रूरी ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस उसको हम बोलते हैं कि अगर हल्का स्ट्रेस नहीं होगा तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पे अगर बच्चे को एग्ज़ाम देना है, उसको इतना कि मेरे को एग्ज़ाम देना है, स्ट्रेस ही नहीं है, तो वो उस तरह से पढ़ाई नहीं करेगा, उस तरह से अच्छा परफॉर्म। तो एक मिनिमम अमाउंट स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है। एक स्ट्रेस होता है कि जो उससे कहीं ज़्यादा हो गया है और जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रेस कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके लिए हमें डेफिनेटली ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आने चाहिए। जैसे कि मुख्य रूप से लाइफस्टाइल चेंज, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए कि समय पर सोना है, समय पर उठना है, हमें कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करनी है जो इंसान को सूट करती है। जिम करता है, वॉक करती है, या मेडिटेशन करती है, या योगा करती है। हर इंसान को अलग अलग तरीके से वो ज़रूर अपनी इन्वॉल्व करना है 24 घंटे की दिनचर्या में। और खाने पीने में हर तरह का न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारा लाइफस्टाइल है। दूसरा है कि हमें सोशल इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट, उसमें भी हमें एक तालमेल बना के रखना है। हर किसी के साथ एटलीस्ट कुछ बंदे तो ऐसे हों आपकी ज़िंदगी में जिनसे आप खुल के बात कर सकें, आपकी समस्याओं के बारे में, आपके तनाव के बारे में खुल के बात कर सकें, जिससे क्या है कि कहीं ना कहीं आपको जो तनाव हो रहा है उसमें मदद मिलती है, या जिससे आप बात करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं पता लगता है कि एक आप तनाव से अधिक आपको दिक्कत चल रही है, तो कम से कम आपको किसी प्रकार का वो एक सहायता प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो चीज़ें हैं, अगर आप जहाँ काम करते हैं या जिस प्रकार का आपका प्रोफेशन है, उसमें भी आपको अपनी एक लिमिटेशन और एक आपको समझना ज़रूरी है कि मेरी इतनी कैपेबिलिटी है, मैं इससे बियॉन्ड नहीं कर सकता हूँ, या उससे बियॉन्ड ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि उससे आप बाहर जाके उम्मीद करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको तनाव या दिक्कत तो महसूस होगी। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਟਰੂ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਲਸੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਰਵਸਨੈਸ पॉजिटिव भी हो सकती है। सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। सर मेरा आखिरी सवाल है कि आयुष्मान भारत में इस डिज़ीज़ को लेके, इस कंडीशन को लेके कोई कवरेज है? हाँ बिल्कुल है। आयुष्मान भारत में यही है कि मरीज़ दाखिल होता है तो हम उसको मदद दे सकते हैं। OPD बेसिस पे उसमें हम किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है। पर जितने भी मरीज़ जिनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है भारत सरकार की तरफ से, और हमारे जो एडमिट हो रहे हैं, उनका इलाज जितना भी खर्चा है वो सारा उसी से होता है। मरीज़ की पॉकेट पे किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही जो एक्सटेंसिव मेडिकल टर्म्स हैं वो हमें बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका। सो दर्शकों, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया कि मेंटल फिटनेस भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फ़िज़िकल फिटनेस। ज़रूरी है कि आप जो सिम्टम्स हैं उसको रिकग्नाइज़ करें। एक फैमिली सपोर्ट, एक फ्रेंडशिप सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, और यदि ज़रूरत पड़े तो सही उपचार होना भी ज़रूरी है। सर क्योंकि ये जो हमारा शो है दर्शकों के लिए है, एक आखिरी कॉल है, मैं चाहती हूँ वो भी एड्रेस हो जाए। जी, क्या आप सुन सकते हैं? जी, अपना नाम बताइए। मैम मैं निखिल बात कर रहा हूँ मोहाली से। निखिल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपका सवाल सुन रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर मेरे ख्याल कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर ये जो टॉपिक्स हैं
हम कवर कर चुके हैं, लेकिन समय भी हमारे पास बहुत कम है। सो दर्शकों, मैं जाते जाते तुहानू एक बार फिर याद दिला दा कि साडा WhatsApp नंबर लॉन्च होया है 9417242224, जिस ते कॉल करके, वीडियो मैसेज करके, ऑडियो कॉल करके जे तुहाडा कोई भी सुझाव है तुसी सानू दे सकते हो। और हमारे सभी जो प्रोग्राम्स हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, DD पंजाबी, DD हरियाणा, DD चंडीगढ़। इसके साथ ही आप हमें OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।